शोले फिल्म में एक कैरेक्टर था अहमद, जिसे निभाया था सचिन ने। फिल्म में एक दृश्य है जब सचिन को गब्बर पकड़ लेता है और मार देता है, फिर उसकी लाश घोड़े पर रखकर गांव में भेज देता है। इस सीन पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि उस समय तक सचिन की एज 18 साल पूरी नहीं हुई थी, कुछ दिन शेष बचे हुए थे और सेंसर बोर्ड का यह नियम था कि पर्दे पर किसी भी 18 साल से कम आयु के बच्चे को मरता हुआ नहीं दिखा सकते। इसलिए बाद में उस मारने वाले सीन को बदल दिया गया और उसकी जगह गब्बर सिंह अपने हाथ पे बैठे मच्छर को मारता है और ऐसे दर्शा दिया जाता है कि उसने सचिन को मार दिया। मार्गो फिल्म में जब एक पेट के अंदर पल रहे बच्चे को खींच के बाहर निकाल दिया जाता है तो मुझे शोले फिल्म याद आई। जब 8 साल के बच्चे के सर को सिलेंडर मार के फाड़ दिया जाता है तो मुझे शोले फिल्म याद आई। रिव्यू करेंगे मार्को। 20 दिसंबर जब से मार्को फिल्म रिलीज हुई, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कॉमन मैसेज आना शुरू हुआ कि प्लीज रिव्यू मार्को। हमने कहा ठीक है, आसपास ये फिल्म किसी थिएटर में लगी भी नहीं है और लोग पुष्पा की आंधी से अभी तक उभर भी नहीं पाए हैं। ऐसे में एक मलयालम फिल्म को रिव्यू करना इतना भी जरूरी नहीं है, और वो भी 40 किलोमीटर दूर जाकर देखना हो तो रिव्यू करने का जो थोड़ा बहुत मन था भी वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब जब फ्री हुआ और चारों तरफ मार्को फिल्म की खुशबुसाहट चिल्लाहट में बदल गई तो लगा ऐसा भी क्या है इस मलयालम फिल्म में, चलो देख डालते हैं, और 40 किलोमीटर ड्राइव करके इस फिल्म को देख कर आया। बट अफसोस ये फिल्म मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ठीक ठाक फिल्म होगी, क्योंकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मूवी है तो आम फिल्मों जैसी तो नहीं होगी, बट ये एक्सपेक्टेशन से परे है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकाल्पनिक वायलेंट फिल्म की कैटेगरी में ये एक ऐसी फिल्म है जो इंडियन फिल्म हिस्ट्री में तो शायद अभी तक नहीं बनी है। इस फिल्म ने रॉन्ग टर्न, द हिल हैव आइज, ईडन लेक, वुल्फ ग्रीक जैसी तमाम वायलेंस से भरी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगता है अब हॉलीवुड फिल्मों को मार्को फिल्म से प्रेरणा लेनी चाहिए कि फिल्मों में ब्रूटल मर्डर के कितने तरीके हो सकते हैं। तो कहानी है अंडरवर्ल्ड के बीच की दुश्मनी की, या आई गेस दुश्मनी से बेटर इसे कहेंगे रिवेंज की। जॉर्ज जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, उसके अंधे भाई के ब्रूटल मर्डर से फिल्म की शुरुआत होती है। ये मर्डर तेजाब में इंसान को डाले जाने से शुरू होती है और फिल्म का अंत भी तेजाब में इंसान को डालने से होती है। लेकिन इस बीच फिल्म में जो कुछ घटता है उसे देखने के लिए जिगर मजबूत करने की जरूरत है। दो गैंग्स के बीच की लड़ाई फिल्मों में कोई नई बात नहीं है, तो स्टोरी बहुत कॉमन है और स्टोरीज कॉमन ही होती हैं, बट उसको दर्शकों के आगे कैसे परोसा गया दैट इज इंपॉर्टेंट। फिल्म का फोकस पॉइंट पहले ही डिसाइड कर लिया गया होगा कि हमें एक्सट्रीम वायलेंस रखना है, उसके बाद इसके इर्द गिर्द कहानी बुनी जाएगी। ये ऐसी वायलेंट फिल्म है जहां सेंसर बोर्ड की ABCD सब सर्टिफिकेट फेल हो जाते हैं। फिल्म लिखते समय राइटर ने ब्रूटल मर्डर्स कितने तरीके से किए जा सकते हैं उस पर खूब दिमाग दौड़ाया होगा। इस फिल्म का दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका स्क्रीन प्ले राइटिंग। लीड कैरेक्टर के इंट्रो सीन से लेकर उसका मर्डर इन्वेस्टिगेशन करना, उसके ऑरा को जिस वे में दूसरे कैरेक्टर्स द्वारा डिफाइन किया जाता रहता है, उसकी एबिलिटी को जिस प्रकार से दिखाया गया है, वो निसंदेह अच्छे स्क्रीन प्ले राइटिंग का नतीजा है। फिल्म में एक ऐसा सीन है जहां कैमरा सेम जगह पर रहता है, सपोर्टिंग कास्ट सेम जगह पर खड़े रहते हैं, लोकेशन सेम रहता है। अगर कुछ चेंज होता है तो लीड कैरेक्टर जो कैमरे के ठीक सामने है और वहां बोले गए संवाद, पीछे खड़े सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कैमरे के सामने खड़े लीड एक्टर के अनुसार अपने संवाद बदलते रहते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिक तरीका था दो पक्षों की सोच को एक फ्रेम में दिखाने का। अगर आपने फिल्म देखी है तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे हम किस दृश्य की बात कर रहे हैं। फिल्म का डायरेक्शन एकदम डिफरेंट है। एज आई ऑलरेडी सेड, आम सी कहानी को स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन खास बना देती है। फिल्म की कहानी इसलिए भी अच्छी है कि यहां जब ब्रूटल सीन दिखाने हो तो ब्रूटल क्यों है वो जस्टिफाई किया जाना जरूरी है, वरना एक कैरेक्टर ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया और दूसरा उसकी गर्दन काट दे तो ये ब्रूटल मर्डर जस्टिफाई नहीं होता कि केवल थप्पड़ मारने से कोई किसी का गला कैसे काट सकता है। इसलिए फिल्म में जब एक कैरेक्टर दूसरे को खतरनाक मौत देता है तो उसके पीछे का रीजन बहुत वैलिड होता है। अगर मार्को के भाई को इतनी दर्दनाक मौत नहीं मिलती, अगर मार्को के प्रति उसके भाई का अटूट प्रेम नहीं होता, तो शायद मार्को के कैरेक्टर के साथ उस लेवल का एंगर कनेक्ट नहीं होता कि वो सबको बुरी तरह से मारे। तो ये सब चीजें हैं जो डायरेक्टर को क्रिएट करनी पड़ती है जब बात रिवेंज में एक्सट्रीम वायलेंस दिखाने की हो। बाकी वंगा रेड्डी साहब, अब इससे ज्यादा वायलेंस तो आप भी क्या ही दिखा पाओगे। मार्को के किरदार में उन्नी मुकुंदन का वन ऑफ द बेस्ट काम देखने को मिलता है। फिल्म में वो ऑलमोस्ट सीरियस और एंग्री मोड में ही देखने को मिलते हैं, बट एंग्री मोड में रहने के भी अनेकों वर्जन्स होते हैं। अच्छा एक्टर अपने चेहरे पर शांत भाव होते हुए भी वो अंदर जल रहे लावे को
लोगों को महसूस करा सकता है, जो उन्नी भी कर दिखाते हैं। सिद्दीकी का काम हमेशा से बेहतरीन रहता है। जॉर्ज के रोल में वो अपने किरदार के साथ फुल जस्टिस करते हैं। जगदीश, अभिमन्यु और दुहान तीनों इस खूनी खेल में अपना बेस्ट देते दिखते हैं। कबीर दुहान सिंह को एक लंबे समय के बाद क्लीन शेव में देखा है। उनका किरदार बहुत वायलेंट देखने को मिलता है। फिल्म का बीजीएम कमाल का है। रवि बसरूर ने अपना बेस्ट दिया है। उनका बीजीएम हर दृश्य को, खास तौर से एंट्री सीन्स में, धमाकेदार फील होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसका सबसे बड़ा कारण है फिल्म का वायलेंस पार्ट। ऐसा वायलेंस की कमजोर दिल वाला शायद देख भी ना पाए। आई एम नॉट श्योर कि इस तरह का एक्सट्रीम वायलेंस युवा पीढ़ी, बच्चों पर क्या प्रभाव डालेगी। पता नहीं, शायद लोग भी इसे केवल फिल्म देखकर एंजॉय करें, या आई डोंट नो एक्चुअली। आप इस पे कुछ प्रकाश डालिए। बाकी फिल्म अच्छा कमा रही है शायद, और मलयालम फिल्म की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी ये बन चुकी है, तो रेटिंग्स आदि अब इस फिल्म के लिए मायने नहीं रखती। हैव अ नाइस डे।